गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू करेंगे रिवीजन सीरीज का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर अपन देखेंगे शेड्यूल 3 का। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, स्किप नहीं करा है, हर एक टॉपिक को कवर करा है। ठीक है, बस रिवीजन सीरीज का ये मतलब है, हर एक टॉपिक को अपन फास्ट फॉरवर्ड में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी हर एक टॉपिक कवर है जो आपके मॉड्यूल में है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे आज की क्लास में, अपन पढ़ेंगे बैलेंस शीट और पीएनएल के बारे में। देखो, सी इंटर के अंदर भी आपने बैलेंस शीट पीएनएल बनाना सीखा था, पर वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखा था। यहाँ सीए फाइनल लेवल पर आप अब क्या सीखोगे, बैलेंस शीट और पीएनएल अभी भी आपको बनाना है, पर एज पर इंडेस बनाना है। तो उसका इंडेस के लिए आपको दे रखा है शेड्यूल 3 डिवीजन 2, जो कि बात करता है कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आता है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में भी क्या आएगा, करंट एसेट्स में क्या आएगा, वो सब अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, उसका यहाँ टोटल आ जाता है। उसके बाद आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो सी एंटर के अंदर आपने पढ़ा था वो वर्ड था शेयर कैपिटल। फाइनल लेवल पर क्या वर्ड आएगा बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आता है। क्या आपके मन में डाउट आएगा, वो सब आप आगे के लेक्चर देखते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इस बात पर डिस्कशन होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एसेट्स बता दिया, उसके बाद आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी के अंदर क्या आएगा, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद बी आता है सी एंड टर्म में आपने क्या देखा था, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह आता है अदर इक्विटी। अच्छा, अदर इक्विटी आ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आप बोलोगे कहाँ गया। देखो, अदर इक्विटी एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। ठीक है, अदर इक्विटी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ही रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, अदर इक्विटी के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा और बाकी काफ़ी चीज़ें भी आएगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो अदर इक्विटी, आप बोल सकते हो एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, आप बोल सकते हो इसका स्कोप इतना बड़ा है। ठीक है, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर इतना सा होता था तो अदर इक्विटी इतना बड़ा है, आप इसको यूँ अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ इतना सा होता था, अदर इक्विटी में इतनी सारी चीज़ें आती है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है इक्विटी के बाद आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक डाउट आएगा बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें तो आएगी। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स में भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स होंगे, जो कि इधर अपन बात करते थे। आपने सी इंटर के अंदर बैलेंस शीट बनाया होगा तो नोट इधर लिखते होंगे, एक अमाउंट से पहले एक कॉलम अपन बनाते थे नोट का। ठीक है, उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, उसके लिए डाल दिया। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको अगेन बता दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो इसके लिए क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना, इसके लिए नोट नहीं बनता, इसके लिए बनता है एसओसीई। ठीक है, ये सब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिकली आप बोल सकते हो ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पिक्चर शुरू होने से पहले ट्रेलर देखा जाता है ना, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट का एक आप बोल सकते हो ट्रेलर। ठीक है, बाद में अपन सब डिटेल में बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, पर एक मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। उसके बाद अपन देखते हैं पीएनएल कैसे बनता है एज पर इंडेक्स। सबसे पहले आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर रेवेन्यू आता है। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते थे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सब आपने सी इंटर में पढ़ा हुआ है, तो जहाँ चेंजेस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये एज पर इंडेक्स भी यही फॉर्मेट है। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आते हैं, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन आता है, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस आते हैं और टोटल एक्सपेंस कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस, माइनस कर दोगे एक्सेप्शनल आइटम्स कोई होंगे तो क्या होंगे वो सब अपन लेटर डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक तो कोई चेंजेस सही नहीं, जैसा सी इंटर में एज पर ईएस आप बनाते थे पीएनएल का स्टेटमेंट वैसे ही है। ठीक है,
जहाँ चेंजेस आता है एज पर इंडेस वो अब अपन डिस्कस करते हैं पीएनएल के अंदर ही, ठीक है। तब अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसके बाद आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्या आता है? ओसीआई बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। ओसीआई के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एनआर, आर। आर का मतलब क्या होता है? रीक्लासिफाइड टू पीएनएल। एनआर का मतलब नॉट टू बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, ठीक है। इसके अंदर आता है रिवैल्यूएशन गेन, जो भी आइटम्स होंगे ये सब अपन डिस्कस करेंगे फाइनल स्टेज पर। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आखिर ओसीआई होता क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल इसके लिए अपन ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल वन आप अज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी पर्सन मान सकते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसने क्या करा? लैंड परचेज करा था। फॉर एग्जांपल आप मान लो 2005 के अंदर लैंड परचेज करा था 10 लैक्स में। अब आज से मान लो 2025 आ गया, तब उसकी लैंड की वैल्यू, देखो डेप्रीशिएट तो होगा नहीं, लैंड डेप्रीशिएट तो होता नहीं है, पर उसकी लैंड की वैल्यू 20 साल के अंदर कितनी बढ़ेगी? धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। लैंड पे डेप्रीसिएशन लगेगा नहीं। लैंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 लाख का, तो आफ्टर 20 ईयर्स तो उस 10 लाख की वैल्यू मार्केट में कितनी हो गई? एग्जाम्पल मानते हैं 2 करोड़ हो गई, ठीक है। तब आपने क्या करा? 2025 में सेल करा, तो उसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या पास कर सकते हो? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लैंड जब आपने परचेज करा था तो क्या जर्नल एंट्री आपने पास करा होगा? लैंड आपने कैश आपने पे करा, तो ये कैश क्या हो जाएगा? इधर क्रेडिट हो जाएगा। लैंड आपको मिला, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। जब आपने ये परचेज करा होगा, पर आज के दिन आप सेल कर रहे हो, तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? सेल कर रहे हो लैंड, तो बदले में आपको कैश मिलेगा। मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 करोड़, तो आपको इतना कैश मिलेगा। लैंड आपकी बुक्स के अंदर कितना था? 10 लाख। देखो यहाँ आप 2 करोड़ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी बुक्स में कितना एग्जिस्ट करता है? लैंड का वैल्यू 10 लाख। तो यहाँ आप कैरिंग अमाउंट ही लिखोगे, जितना आपका बैलेंस शीट के अंदर है लैंड का वैल्यू। ऐसा तो ही ना कि बैलेंस शीट में लैंड 10 लाख थी और इधर आप 2 करोड़ लिख दो, तो जो बाकी का बचा वो कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हो गया, वो जाएगा पीएनएल के अंदर। अब जब आप क्या करोगे? 2025 का बैलेंस शीट पीएनएल बनाओगे, तो उसके अंदर आप देखोगे एकदम से इतना ज़्यादा 1.9 सीआर का प्रॉफिट आ गया सिर्फ 2025 में, जबकि एक्चुअल में क्या था? ये आपका 20 ईयर्स की मेहनत थी, 2005 से 2025। उस मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा लैंड का वैल्यू बढ़ते गया, जो कि आपने सेल करा। तो ये तो गलत है ना, सिर्फ आप 2025 में ये प्रॉफिट को बुक करो। तो उसी के लिए ये बना रखा है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आपको ये समझ में आएगा एग्जाम्पल 2 की मदद से। देखो दिक्कत क्या आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया, तो प्रॉब्लम आपको पता चल गया, तो अब उसका सॉल्यूशन बता रखा है एग्जाम्पल 2 के अंदर। इंडेक्स क्या बोलता है? आप क्या लैंड को दिखा सकते हो कॉस्ट या फेयर वैल्यू के हिसाब से। अगेन सेम क्वेश्चन दे रखा है। परचेज करा आपने लैंड 10 लाख का 2005 के अंदर, जर्नल एंट्री लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये आपने 2005 में पास करा होगा। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर मान लो अब 31 मार्च 2006 के दिन क्या हुआ? फेयर वैल्यू उसका बढ़ गया, 17 लाख हो गया। 10 लाख की ज़मीन अगले साल कितनी हो गई? 17 लाख हो गई। तो उस दिन आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? अब देखो अभी तक आपने क्या करा? नेक्स्ट ईयर आपने क्या करा? लैंड को सेल नहीं करा, तो ये जो प्रॉफिट है आपका 7 लाख का, ठीक है। तो इसको आप पीएनएल में तो डाल नहीं सकते हो, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन या अनरियलाइज्ड गेन आपके पास आ गया 7 लाख का, ठीक है। अगले साल मानते हैं, अगले साल क्या हुआ? वापस लैंड की वैल्यू बढ़ गई, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपके बैलेंस शीट के अंदर लैंड की वैल्यू क्या होगी? 20 लाख पे शो हो जाएगी, ठीक है। फेयर वैल्यू जितना मार्केट में उस पर आपने शो कर दिया बाय पासिंग दिस एंट्री। अब 31 मार्च 2008 के दिन आपने क्या करा? एक्चुअल में लैंड को सेल कर दिया 22 लाख पर, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कैश मिल जाएगा 22 लाख। अब इसमें क्या हुआ? लैंड की वैल्यू आपके बैलेंस शीट के अंदर जो फेयर वैल्यू था लास्ट ईयर कितना था? 20 लाख। वो आपका बन गया कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो ये कैरिंग अमाउंट पे लैंड की वैल्यू आ गई। अदरवाइज एग्जाम्पल 1 में क्या आ रहा था? अपन कोई रिवैल्यूएशन गेन अपन बुक कर ही नहीं रहे थे। गेन अपन कब बुक कर रहे थे? गेन अपन तब बुक कर रहे थे जब अपन ने क्या करा था? लैंड को सेल करा था। तो 2025 के अंदर ही अपन ने क्या करा था? लैंड का जो प्रॉफिट आ रहा था उसको अपन ने शो करा था 1.9 सीआर, ठीक है। पर इस बार एग्जाम्पल 2 में अपन क्या कर रहे हैं? लैंड को हमेशा फेयर वैल्यू पर दिखा रहे हैं हर एक 31 मार्च के दिन, तो जितना मार्केट वैल्यू होता है उस अकॉर्डिंग अपन जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं।
तो इस केस में अपन है जब 31 मार्च 2008 आया, जब अपन ने सेल करा लैंड, तो उसमें अपना लैंड का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 20 लाख हो गया। ठीक है, ये अपन ने यहाँ जर्नल एंट्री पास करी थी, लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख तो पहले ऑलरेडी अपन ने रिकॉर्ड करा था, उसके बाद 7 लाख से बढ़ा दिया, 3 लाख से और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया कैरिंग अमाउंट 20 लाख। अब जो पीएनएल आया ये अपना करंट ईयर के अंदर, वो कितना आया 2 लाख। अब इसको तो आप पीएनएल के अंदर डाल सकते हो क्योंकि ये रियलाइज्ड गेन है और ये इसी साल का है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जो ये रिवॉल्यूशन गेन है 7 लाख 3 लाख, इसका क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ठीक है, ताकि जब भी आप क्या करो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स आप पढ़ रहे हो, कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करते, पीएनएल के अंदर ये दिखाते डायरेक्टली 1.9 CR, तो आप देखते हो कंपनी का करंट ईयर के अंदर एकदम से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आ गया। अब अदरवाइज क्या होगा, आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर डालोगे जो ये रिवॉल्यूशन गेन को, तो आपको पता रहेगा अच्छा कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट इतना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI इतना है। ठीक है, तो ये आता है रिवॉल्यूशन गेन, इधर आ जाएगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस OCI, ये आपका बन जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज एक पार्ट और अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2006 ईयर है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक आपको मीनिंग पता चल गया होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता गया है। ठीक है, उसके बाद अपन थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, 2006 ईयर है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू 100 CR, एक्सपेंस 70 करोड़ थे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना है, 30 करोड़। ठीक है, जो आपका एक्चुअल पीएनएल है वो बैलेंस शीट के अंदर किधर आता है, आपको पता होना चाहिए ना, एक्चुअल ये पीएनएल किधर आता है। तो ये बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, ये अदर इक्विटी के अंदर किधर आएगा, ये जो एक्चुअल पीएनएल है वो कहाँ आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर शो होता है। ठीक है, और जो आपका रिवैल्यूएशन गेन है OCI का है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लो कोई सा भी नंबर, 7 करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो ये जो रीवैल्यूएशन गेन है वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के अंदर अदर इक्विटी के अंदर आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था ना अदर इक्विटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं आता, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अभी ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन गेन है OCI वो किधर आएगा, अदर इक्विटी के अंदर, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से आ गया। जो एक्चुअल पीएनएल है वो आपका इधर आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल अपन अज्यूम कर सकते हैं इसी के ही अंदर। नेक्स्ट ईयर आया 2006 के बाद 2007 आया, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 20 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर इतना था, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 20 करोड़ और हो गया। तो अब अगले साल आप क्या करोगे, जो आपका ये रिटेन्ड अर्निंग्स होगा वो कितना हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा। और अगर 2007 के अंदर तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली मतलब बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप जब 2007 का बैलेंस शीट बनाओ तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स को कितना दिखाओ, 20 करोड़ दिखाओ, नेक्स्ट ईयर में सिर्फ यही नंबर अज्यूम करो, इसके अंदर प्लस होता जाएगा नेक्स्ट ईयर का नंबर, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनता है, लास्ट ईयर के नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, ये कॉमन सा पॉइंट था। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, बाकी ये मैंने पूरा शेड्यूल 3 का आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इंडेक्स एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर आपको आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि आखिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्यों आता है, और ये NR क्या होता है, R वाले आइटम्स कौन से होते हैं, वो सब अपन लेटर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी आपको ये वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो मैंने आपको एग्जांपल 1 में बता दिया, एग्जांपल 2 में बता दिया कि आखिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ क्यों रहा है, उसका सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करोगे, हर साल ये आपका रिवैल्यूएशन गेन आ गया, अब इसको आप कहाँ डाल सकते हो, हर साल के इधर दिखा सकते हो। ठीक है, और जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस वो तो आपका रियलाइज्ड हो गया, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्योंकि लैंड का वैल्यू तो आपका हर साल बढ़ते ही जा रहा है ना, पर उसका आप रियलाइज कब कर रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो तभी आप पहले दिखाते थे,
तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे इंडे 16 पीपीई का रिवीजन। थैंक यू एवरीवन। कैसा लग रहा है रिवीजन कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को।